हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का व्रत चैप्टर। तो आज हम व्रत से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, एक दो क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू क्लास आगे चलती रहेगी। तो सबसे पहले जब व्रत हमको पढ़ना है तो व्रत की परिभाषा देखेंगे कि व्रत कहते किसे हैं। व्रत कहते किसे हैं? अगर कोई बिंदु है उससे समान दूरी पर अगर बिंदु है, अगर मैं उन बिंदुओं को आपस में मिलाऊं तो इस प्रकार जो आकृति बनकर तैयार होती है वो व्रत कहलाती है। इस प्रकार जो आकृति बनकर तैयार होती है वो क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसको व्रत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? व्रत। जो इन बिंदुओं के बीच में होता है इसको बोलते हैं व्रत का केंद्र। ये वाला कहलाता है व्रत का केंद्र, ये व्रत का केंद्र कहलाता है, इसको बोलेंगे व्रत का केंद्र। जो व्रत के बीचों बीच में जो बिंदु है उसको बोलेंगे व्रत का केंद्र। ये जो इसके बिंदु के चारों ओर ये जो लाइन खिंची हुई है इसको बोलेंगे व्रत की परिधि। इसको क्या बोलेंगे? व्रत की परिधि। परिधि बोल देंगे या परिमाप बोल देंगे? परिधि बोल देंगे या परिमाप? परिधि या परिमाप होती क्या है? जब मैं यहां से चलकर इसी बिंदु पर वापसी घूमकर आ जाऊं तो उसको परिधि या परिमाप बोलते हैं। उसको परिधि या परिमाप बोलते हैं। चाहे इधर से चलकर इधर इसी बिंदु पर आ जाऊं, चाहे इधर से चलकर इधर इसी बिंदु पर आ जाऊं तो उसको क्या बोलेंगे? परिधि या परिमाप बोलेंगे। जरूरी नहीं कि इसी बिंदु से चलना, तुम किसी बिंदु से चल सकते हो, परंतु वापसी वहीं पर आना चाहिए। यहाँ से चल जाओ, यहाँ पर वापसी आना चाहिए, यहाँ से चल जाओ, यहाँ पर वापसी आना चाहिए। यानी कि किसी भी बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस आना क्या कहलाता है? परिधि या परिमाप कहलाता है। तो व्रत का केंद्र ये हो गया, व्रत की परिधि ये हो गई। अब आती है व्रत की त्रिज्या की बात कि व्रत की त्रिज्या किसको बोलते हैं। जो केंद्र है ये हुआ केंद्र और ये क्या हो गई? परिधि। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी, व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। त्रिज्या बोला जाता है। व्रत के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। इसको हम स्मॉल आर से या कैपिटल आर से प्रदर्शित क्या करेंगे? क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस का पहला अक्षर आर ले लिया तो त्रिज्या को क्या बोले करेंगे हम? आर। और कहाँ से कहाँ तक की दूरी कहलाती है? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। अगर इस त्रिज्या को मैं आगे बढ़ा दूं, इधर बढ़ा देता हूं, तो दो त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। और कहां से होकर जा रही हैं? व्रत के केंद्र से। कहां से होकर जा रही? व्रत के केंद्र से। तो इस प्रकार जो लाइन बनकर तैयार हुई इसको बोलते हैं व्रत का केंद्र, व्रत का व्यास। इसको बोलते हैं व्रत का व्यास। तो ऐसी रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर जाए, ऐसी रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर जाए, ऐसी रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर जाए, व्रत के केंद्र से होकर जाए, व्रत के केंद्र से होकर जाए, क्या जो व्रत के केंद्र से होकर जाएगी क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं हम व्यास। उसको बोलेंगे हम व्यास। क्या पढ़ा हमने? केंद्र पढ़ लिया। सबसे पहला पढ़ा हमने व्रत किसको बोलते हैं, उसके बाद केंद्र किसको कहते हैं, उसके बाद परिधि किसे बोलते हैं, त्रिज्या किसको बोलते हैं, और व्रत का व्यास किसको बोलते हैं। व्रत का व्यास किसको बोलते हैं। इतनी चीजें पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं। अगर कोई लाइन त्रिज्या से होकर ना जाए परंतु परिधि से परिधि जाए, त्रिज्या से होकर ना जाए परिधि से परिधि जाए, देखो त्रिज्या तो ये रह गई और यहां से परिधि गई, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं हम जीवा। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम? जीवा। ऐसी लाइन क्या बोलेंगे हम? जीवा। ये जीवा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? जीवा। अच्छा, एक बात और, हाथ के हाथ देखते चलो। ये क्या है? व्रत। ये क्या है? व्रत। आपसे कोई पूछ लगे कि एक व्रत की कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो अनेक हो सकती है त्रिज्या। देखो, ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। तो एक व्रत की अनेक त्रिज्याएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न,
वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं, वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं, तो वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं। देखो जरा, व्यास बोलते किसके, जो केंद्र से होकर जाए, किसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाए। जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वृत्त का व्यास कहलाता है। और एक वृत्त के व्यास कितने हो सकते हैं, तो अनेक वृत्त के व्यास हो सकते हैं या अनंत भी हम इसको बोल सकते हैं। देखना जरा, केंद्र से होकर जाए, ये भी व्यास हो जाएगा, 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 ये भी व्यास हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक वृत्त के व्यास भी अनेक हो सकते हैं और एक वृत्त की त्रिज्या भी अनेक हो सकती है, एक वृत्त की त्रिज्या भी अनेक हो सकती है। वृत्त की जीवा किसको बोलते हैं, केंद्र से होकर ना जाए परंतु परिधि से परिधि जाए तो क्या कहलाती है, उसको जीवा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीवा। आगे हम बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा की, वृत्त की स्पर्श रेखा की। वृत्त की स्पर्श नाम से पता चल रही है, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब छू कर जाएगी। तो देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु से, जैसे मैंने वृत्त का कोई बिंदु यहां पर मान लिया, कोई बिंदु वृत्त का यहां पर है, तो इस बिंदु को स्पर्श करती हुई, वृत्त के किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई जाए तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा समझ में आ गई, क्या है स्पर्श रेखा, कि वृत्त की परिधि पर जिस बिंदु से जो रेखा स्पर्श करती हुई जाती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अगला पॉइंट, जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, जो त्रिज्या होगी हमेशा स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा से हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ये बात खत्म हो गई, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, आगे आ जाओ, स्पर्श रेखा। अभी स्पर्श रेखा को पढ़ लेते हैं पहले। एक स्पर्श रेखा ये हो गई। अगला प्रश्न ऐसे पूछ लेता कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वो इस वृत्त के बिंदु पर निर्भर करेगा कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसके पर निर्भर करेगा, वृत्त के बिंदु पर। कैसे वृत्त के बिंदु पर निर्भर करेगा, जैसे अगर ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त, ये इसका केंद्र है। अगर बिंदु यहाँ पर है, अगर बिंदु कोई यहाँ पर है तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर, तो 2 स्पर्श रेखाएं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं। एक रेखा इसका नाम रख दो, जैसे मैंने रख दिया ए, बी और सी। तो एक स्पर्श रेखा तो हो गई ए सी और एक स्पर्श रेखा हो गई ए बी। तो स्पर्श रेखा किस पर निर्भर कर रही है, वृत्त के बिंदु पर। अगर कोई बिंदु वृत्त से बाहर है तो उस बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मैंने खींच के दिखाई, ए सी और ए बी, ए सी और ए बी। ये तो थी जब बिंदु वृत्त से बाहर था। अगर बिंदु वृत्त के अंदर हो, बिंदु वृत्त के अंदर हो, वृत्त जैसे मैंने ये खींचा, वृत्त क्या खींचा मैंने, ये खींचा, मार्कर लाना पड़ेगा। जैसे वृत्त मैंने ये खींचा, अगर इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, इस वृत्त के, ये तो इसका केंद्र हो गया, इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर, क्या मतलब निकला, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। प्रश्न कैसे पूछेगा बहुविकल्प में, अगर किसी वृत्त के अंतः कोई बिंदु है तो उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका उत्तर होगा कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगला प्रश्न, अगर वृत्त से बाहर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर होगा 2 स्पर्श रेखाएं। देखो भाई, बिंदु ये था, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी और एक स्पर्श रेखा ये खींच दी। अगली कंडीशन क्या है स्पर्श रेखा की, कोई अगर वृत्त है, कोई अगर वृत्त है और उस वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, उस वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, ये वृत्त रहा, इसकी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ये रहा। तो अगर वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बात सबके समझ में आई यहाँ तक? मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा। तो वृत्त के
परिधि पर अगर कोई बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सिर्फ एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये जितना भी मैंने पढ़ा है बहुविकल्प में भर भर के पूछता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान से देखना। आगे अगला प्रश्न कैसे पूछता है? अगला प्रश्न पूछता है, अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त दिया हुआ है तो उस वृत्त पर परस्पर समांतर हो तो ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? ये वृत्त है तो परस्पर समांतर होनी चाहिए। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं? जरा देखो, खींच कर दिखाता हूं मैं। तो एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, हो सकती है। यहाँ पर कोई बिंदु होगा, एक स्पर्श रेखा ये हो सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो परस्पर समांतर हो? एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। अगर किसी वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु हैं, इधर और इधर, तो हम 2 परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं? 2 स्पर्श रेखाएं। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि साहब एक यहाँ पर भी तो खींच सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी तो बिंदु हो सकता है और एक बिंदु यहाँ पर भी तो हो सकता है। साहब अब तो 4 हो गई। हाँ 4 हो गई, पर प्रश्न देखो, प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो परस्पर समांतर हों? तो देखना, सिर्फ परस्पर समांतर का मतलब एक दूसरे के समांतर हो, काटे ना। देखना, इसके समांतर तो ये है, ठीक, 2 बैठ रही हैं। इसके समांतर ये है, ये भी 2 बैठ रही हैं। क्या इसके समांतर यो है? नहीं। 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 तो आपस में समांतर नहीं, समांतर तो बस या तो ये इसके समांतर है या ये इसके समांतर है। तो बात समझ में आई? तो परस्पर समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं किसी वृत्त से? तो 2 परस्पर समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ये बात मोस्ट है। ये बात क्या है? मोस्ट है। बात यहां तक सबके समझ में आई? अगर सबके समझ में आई हो तो हम चलते हैं अब आगे। स्पर्श रेखा की बात हो गई, हमने वृत्त की बात करी, परिधि की बात करी, त्रिज्या की बात करी, केंद्र की बात करी, जीवा की बात करी, स्पर्श रेखा की बात करी, स्पर्श रेखा की कितनी कितनी खींची जा सकती है इसकी बात करी। अब हम आगे चलते हैं किस पर? एक होती है छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। छेदक नाम से पता चल रही है, अगर कोई वृत्त है, ये वृत्त ले लेता हूं मैं, यही वाला वृत्त ले लेता हूं दोबारा से। अगर वृत्त है, इसका केंद्र यहां पर होगा कहीं, इसका केंद्र यहां पर होगा, तो छेदक रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को छेद कर जाए। जो वृत्त को क्या कर जाए? छेद को। ओ वाला छेदना नहीं है, पेटने वाला, ये छेद कर जाए। ये छेद कर मतलब आर पार जाने वाला छेदना है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को छेद कर जाए क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाती है। यहां तक सबके बात समझ में आई? छेदक रेखा, छेदक रेखा हो गई। अब ऐसी भी रेखा हो सकती है जो वृत्त से दूर जाएगी, तो उसको बिना छेदक बोल देंगे। जैसे ये वृत्त रहा, ये रहा वृत्त, ये वृत्त रहा। अगर मैं एक रेखा यहां पर खींच दूं, एक रेखा कहां पर खींच दी मैंने? जैसे एक रेखा यहां पर खींच दी, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे कि ये छेदक नहीं है। ये छेदक नहीं है, दूर है ना, तो ये स्पर्श है, ना छेदक है तो ये दूर है। ये छेदक है, मतलब छेदक का मतलब ये आर पार होकर जा रही, तो इसको क्या बोल देंगे? छेदक बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे हम? छेदक बोल देंगे। ये तो थी वृत्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ नॉर्मल सी बातें। अब हम चलते हैं प्रश्नावली के सवाल पर। एक सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम कल चलेंगे। या आज की वीडियो हम इतनी रहने देते हैं। कल की वीडियो में हम चलेंगे इससे जो भी व्रत था इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो बाकी व्रत से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ ली, और जो भी बाकी इससे प्रश्न चलेंगे, जो प्रश्नावली चलेगी, उसको हम कल चलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।